आपका जेंडर आपका सेक्स है, आप उसी के साथ मुंसलिक रहना आपका लाजिम और ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि डिलूजनल होना किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। कोई लड़का कहता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और लड़की कहती है कि मैं ठीक है लड़की हूँ लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों की तरफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये पॉसिबल है मेडिकली? कम व बेश 30 मुकामात ऐसे हैं विरासत के मामलात में जिसमें औरत मर्द से ज़्यादा इनहेरिट कर रही है। औरत को विरासत 30 मुकामात पे औरत को मर्द से ज़्यादा मिल रही है और 4 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर मर्द को औरत से ज़्यादा मिल रही है। कहते हैं कि खुदा है और खुदा रहम करने वाला है या रहमान है, रहीम है, तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? ट्रांसजेंडर ये है कि मैन ये कहे मैं वुमन हूँ और वुमन ये कहे मैं मैन हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद साहब जो कि एथिज़म और लिबरलिज़म सेकुलरिज़म जैसे मौज़ूआत पर एक्सपर्ट हैं और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो आज हम उनसे कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बतौर एतराज़ अक्सर पेश किए जाते हैं। तो कैसे हैं हम डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आज हमने आपको मदऊ किया है इस हवाले से कि हम आपसे चंद उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं या डिस्कशन चाहते हैं जिस पर मुल्हिदीन अक्सर जो है मुसलमानों को तंग करते हैं उन एतराज़ात को लेके। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप ने जो अपनी 2 किताबें जो आपकी इस मौजू पे हैं उसका तारुफ भी करा दें। सबसे पहले तो 2020 के अंदर मैंने एक एक्चुअली वो मेरा एमफिल थीसिस था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पज़ीराई मिली। उसका उन्वान था फ़िलोसॉफ़िकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ रिचर्ड डॉकिंस गॉड डिल्यूजन। बेसिकली रिचर्ड डॉकिंस ने 2006 के अंदर एक बुक लिखी थी। उसका जो उन्वान था वो था द गॉड डिल्यूजन। बेसिकली क्योंकि वो एथियस्ट है तो आप कह लें कि इन अ सेंस ये उसकी टॉप, इससे पहले भी वो ज़ाहिर है 9 बुक्स लिख चुका था, लेकिन ये जो उसकी बुक थी इट बिकेम अ बेस्ट सेलर और बेस्ट सेलर होने के साथ साथ इसको बहुत पज़ीराई मिली। उसकी वजह ये है कि इस बुक को द बाइबल ऑफ एथिज़म कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें उसने ना सिर्फ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी से उसका चूँकि अपना भी बैकग्राउंड था तो ज़ाहिर है उसने उसके ऊपर भी खासी बहस की, इस्लाम के ऊपर थोड़ी कम की, लेकिन कुल मिलाकर उसने जो इतराज़ात उसके ऊपर उठाए वो इसी किस्म के थे कि जिनका मैंने समझा कि एनालिसिस करना ज़रूरी है। अच्छा, मैं इस चीज़ को भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि एनालिसिस में और रेफ्यूटेशन में फ़र्क होता है। मतलब रेफ्यूटेशन प्रेजुडिस्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को रिफ्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका पहले से माइंड है और यकीनन हमारा अकीदा नज़रिया अपनी जगह है, लेकिन एज अ रिसर्चर, एकेडमिक रिसर्चर मैं ये बात करना बिल्कुल वाज़ेह और ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप एक रिसर्च से पहले ही किसी नतीजे पर पहुँचे हुए हैं तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनालिसिस का वर्ड बेहतर होता है कि आप उसको एनालाइज करें, हर तरफ से उसके एंगल को देखें और एंगल को देखने के बाद किसी नतीजे के ऊपर अगर आप पहुँचते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो बहरहाल इस बुक को काफ़ी पज़ीराई मिली अमेज़ॉन के ऊपर भी और इसी तरह से दीगर पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर, और इसका बाद में तर्जुमा किया गया। डॉक्टर रज़ीउद्दीन सैयद हैं, वो भी कराची से उनका ताल्लुक़ है। रज़ीउद्दीन सैयद साहब ने बहुत मारूफ मुतरजम है इंग्लिश बुक्स का तर्जुमा करने के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की। इसके बाद सेकंड बुक उसका माशाल्लाह से तर्जुमा जिसका आपने किया, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ये बुक बेसिकली एनालिसिस है एक और एथियस्ट जिसका नाम हारिस सुल्तान है और इसकी बुक की खासियत ये थी कि सारी की सारी इस्लाम के बारे में थी, क्रिश्चियनिटी पे इस पर कोई बहस नहीं थी। तो ये इस्लाम की और इस्लाम की मुख्तलिफ जो टीचिंग्स हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में इसके ऊपर ज़्यादा बहस की गई थी। तो ये मेरी जो पहली 2020 और 2021 की 2 बुक्स थी जिनका बाद में तर्जुमा किया दोनों का किया गया। उसके बाद मेरी कुछ उसके बाद बुक्स आई, लेकिन वो स्पेसिफिकली साइंटिफिक और इस्लामिक नैरेटिव्स के ऊपर हैं। वो अभी क्योंकि मौज़ूए बहस नहीं है तो उसको मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन हम इसके आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ उनका भी इंशाल्लाह जिक्र हो जाए। तो मैं जिस मौजू से शुरू करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी कुछ ही दिनों बाद औरत मार्च का भी एक जो है मौसम आने वाला है और जो फेमिनिज़म की एक वेव हमारे जो है पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अरसे से खड़ी हो गई है। तो मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के मौजू से शुरू करना चाहूँगा कि क्या इस्लाम जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है या उसको सपोर्ट करता है? देखिए, जेंडर इन अ सेंस अभी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी एक डिबेट है, बड़ा हॉट टॉपिक है कि जेंडर एग्जैक्टली क्या है। इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेस की अगर मैं बात करूं
तो इसमें दोनों किस्म की रिसर्च आपको मिल जाएगी। जो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट मौक़िफ़ है, जो ज़ाहिर है वेस्ट से ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं हमारे यहाँ भी, तो वेस्टर्न जो एक एकेडेमिया है उसके अंदर जो ये टॉपिक है उसमें ये कहा जाता है, एक वर्ड है उसके टर्मिनोलॉजी को कहते हैं जेंडर फ्लूइडिटी, कि जेंडर फ्लूइड है। जेंडर फ्लूइड होने का मतलब ये है कि जेंडर कोई वेल एंड सेट कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। जेंडर जो है वो फ्लूइड है, उसकी चेंजिंग भी पॉसिबल है और उसका एक से दूसरे में कन्वर्ट होना भी पॉसिबल है। ये उनका नज़रिया है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इन रियलिटी व्हाट वी बिलीव इन, ऑफ कोर्स इन इस्लाम, ज़ाहिर आपने इस्लाम के नैरेटिव से पूछा, तो जेंडर इज़ इक्विवेलेंट और जेंडर इज़ इक्वल टू, जेंडर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्स। मतलब मेल एंड फीमेल, देयर आर ओनली टू जेंडर्स, यानी जेंडर इज़ इक्वल टू सेक्स, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर जेंडर जो है, दो ही जेंडर हैं और उन दोनों जेंडर को एज अ ह्यूमन क्योंकि रिकग्नाइज़ किया गया इस्लाम में, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर हैं, रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में नहीं की गई। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि इस्लाम में जो जेंडर जो डिफरेंसेस हैं वो बायोलॉजिकल है? जी बायोलॉजिकल है, एब्सोल्युटली। जेंडर ही ये है ही बायोलॉजिकल टर्म। ओके, यानी इस बेसिस पे बेसिकली इस्लाम में डिफ़ाइन किया गया है हिंदू को। और अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वो इस जो डिफरेंस को है वो इग्नोर कर रहे हैं या मतलब इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जेंडर की साइकोलॉजिकल अगर मैं इंटरप्रिटेशन देखूँ ना, अगर साइकोलॉजिकली मैं एक वर्ड देखूँ तो वो भी मार्केट के अंदर फेमस है कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब है कि कहा यह जाता है जेंडर सोशली एक फॉर्म की गई एक कॉन्स्ट्रक्ट है। हालांकि हम इसको अगेन सेइंग, हम इसको एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। हम इसको कहते हैं कि जेंडर वही है जो आपका सेक्स है, जो कि आपकी पैदाइश के साथ ही तय हो जाता है, मुतय्यन हो जाता है। जबकि ये कोई सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं। सोशल कंस्ट्रक्ट होने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सोशल कंस्ट्रक्ट ये होता है कि आपकी सोसाइटी या आपकी इन्वायरमेंट या आपकी इंक्लिनेशंस ये चीज़ डिसाइड करेंगी कि आपका बुनियादी तौर पर जेंडर क्या है। वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, माशरे से मुतय्यन होगा। हाँ, माशरे से होती है जी। सही, ठीक है। तो जैसा कि अब देखें, हम ये वाज़ेह आपने किया कि इस्लाम में जो है जो इस पे डिफरेंस है जेंडर का वो बेसिकली बायोलॉजिकल अपीयरेंस की वजह से, ठीक है। तो हाँ, लेकिन हम कुछ चीज़ों में ऐसा देखते हैं कि जैसे हमारे जो है जैसे गवाही का मसला है, टेस्टिमोनी का मसला है, वहाँ पे जो औरत की गवाही है वो दो मर्द मतलब एक मर्द की गवाही दो औरत के बराबर है, दो औरतों की गवाही के बराबर है। तो यहाँ पे कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि देखें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कि अगर आप चलें इसको बायोलॉजिकली भी मान लें कि ये ऑलरेडी मतलब प्री डिफाइन होता है पैदाइश के साथ ही, बाय बर्थ है, लेकिन अगर हम देखें वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे मौजूद है ना। फिर भी देखिए यहाँ तक अगर तो सवाल है कि इन अ सेंस टेस्टिमनी इसके ऊपर ज़ाहिर है मैंने बुक में भी इसके ऊपर काफ़ी लंबी बहस की हुई है कि जहाँ तक टेस्टिमनी 2 and 1 का ताल्लुक है, इस्लाम में ये चीज़ आपको अगर एज अ लॉ कही गई होती कि ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमेशा ही औरत की गवाही 2 औरतें होंगी तो एक मर्द के बराबर होगी, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल होता हर एक सेंस में और हर एक केस के अंदर भी होता। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर औरत की गवाही जो है वो एक ही औरत की काफ़ी होती है। उसके अंदर बहुत से केसेस, फॉर एग्जांपल औरत के जो खसूसी मामलात हैं, औरत की इद्दत का मसला है, आजकल तो वैसे बड़ा ये हॉट टॉपिक भी है, औरत की इद्दत का मसला हो चुका है। औरत की इद्दत का मसला है। इसी तरह से जो औरत का लियान का मसला है, उसके अंदर भी एक ही औरत गवाही दे रही है ना, उसके बाद आखिर पे बात कस्मों के ऊपर जाती है, कस्मों पे आखिर पे जाती है। इसी तरह से औरत के जो जितने मसाइल हैं उसके अंदर तायद के तौर पर तो आप कह सकते हैं दूसरी औरत तायद कर दे, बिकॉज विमेन आर इमोशनली समवट वल्नरेबल। ब्रेस्ट फीडिंग का मसला है, हाँ, इसी ब्रेस्ट फीडिंग का मसला है। तो विमेन आर इमोशनली वल्नरेबल, मे बी उनकी जजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कुछ ना कुछ घबराहट हो सकती है, गड़बड़ाहट हो सकती है। उसलिए उसकी दूसरी जो कोई औरत अगर उसकी तायद कर दे तो बेहतर है। अगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल हो तो हर जहाँ पर अवेलेबिलिटी का भी मसला है, अवेलेबिलिटी का भी मसला है, कोई ऐसा अगर मसला है जहाँ पर औरत एक ही अवेलेबल है, दूसरी अवेलेबल नहीं है, तो एक ही काफ़ी है। तो इस सूरत में यानी कि आप कहना चाहते हैं कि औरत जहाँ एक ही अवेलेबल है तो एक ही गवाही माननी चाहिए, फिर तो एक ही काफ़ी है ना। अगर अवेलेबल दो हैं फिर तो जाहिर है, फिर तो आप दोनों को ले लें, सिचुएशन है, वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर नहीं है, लेकिन दूसरी अगर तायद के लिए औरत मौजूद नहीं है तो फिर एक ही काफ़ी है। ये अब प्रीडोमिनेंट देखें कि रिसर्च, हम चूँकि लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको एक टीज़र दे रहे हैं,
आप इसके ऊपर सर्च करें, चाहे तो इसके ऊपर लिटरेचर को स्टडी करें, और उसके बाद आपको ये चीज़ें जाहिर है कि आपको इतना ये चीज़ अब डिस्कस हो चुकी है, इद्दत वाली तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो कि कुछ ज़्यादा ही लोगों को पता चल चुका है भाई इसमें औरत की बात मानी जाएगी, औरत एक है, उसकी एक ही गवाही को माना जाएगा। तो जब एक सूरत में माना जा रहा है, इसका मतलब है कि औरत की गवाही एक ही काफ़ी होती है। मखसूस मामलात में हो सकता है कि और मर्द को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज इमोशनली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, जहाँ पे अगर देखें उस आयत को भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इसकी वजह बयान की है कि अंतज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा उखरा, कि अगर कोई एक फिसल जाए, गलती कर जाए, तो दूसरी उसको याद दिला दे। यानी दो औरतों को इसलिए क्योंकि ख़ास मेरे ख्याल में उस माशरे में जो औरतों का बाहर निकलना इतना ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन नहीं थी, ख़ास तौर पे कोर्ट रूम के मामला से या इन मामला से, तो इसलिए फॉर द सपोर्ट। अगर आप कोर्ट की बात करें ना, तो कोर्ट में होती है जिरा। जी बिल्कुल। अगर एक जिरा हो रही है तो आपको तो अच्छे से अच्छा मर्द भी फिसल जाए वहाँ पर, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर तो वो भी हो जाए, लेकिन क्योंकि मर्द को बाहर का आइडिया होता है वो नहीं फिसलता इतना, लेकिन औरत को वो आइडिया नहीं होता तो उसकी तायद के लिए दूसरी औरत उसका साथ दे दे, तो इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज़ नॉट 2 versus 1। अगर 2 versus 1 होता तो इट शुड हैव बीन एन इक्वल एंड हार्ड एंड फास्ट रूल, जो कि हर सूरत में होना लाजम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी तमाम सूरतों में ऐसा नहीं है। तमाम सूरत जब एक्सेप्शन होती है ना, तो आपको पता चलता है कि ये इट इज़ अ रूल विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन, इस सूरत में। जी। तो अच्छा, हम वैसे देखें जो आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला ने जो लेन देन के मामलों में गवाहों को जो है मुकर्रर करने का जो मुतालबा किया है या उसका जो है उसकी हिदायत दी है, तो वहाँ पे ये अल्फाज भी हैं, वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम। यहाँ पे जो शहीदैन के लफ्ज़ है ना, बाज़ उलमा ने ये भी नुक्ता बयान किया है कि शहीद बेसिकली मुबालगे का नुक्ता है। इसमें कहते हैं जो अच्छे तरीके से गवाह बन सके, यानी जो चीज़ों को जानता ऑलरेडी। यानी एक तो वर्ड है शाहिद, एक आम गवाह। शहीद यानी जो ज़्यादा बारीक बीनी से जान सके, और यहाँ पे क्योंकि लेन देन के मामला थे तो यहाँ पे शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी मर्द भी वो लोग हों जो इन चीज़ों को समझते हों। कई मुकामात के ऊपर 2 मर्दों की गवाही भी कही गई है कि एक मर्द की काफ़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चांद का वाक़या है, साइटिंग ऑफ द मून है, वाक़या नहीं, चांद को देखने का, उसमें भी 2 मर्द लाजिम है। सही। देखने के ऊपर जो गवाही देंगे तो वो 2 देंगे कम अज़ कम। इसी तरह से शादी का जो मसला है निकाह का, उसमें भी कम अज़ कम 2 मर्द होने चाहिए। उसमें भी क्या इसका ये मतलब है कि एक मर्द काफ़ी नहीं है? इसका ये मतलब तो नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो फिर मर्द के खिलाफ भी होगी ना, कि यहाँ पर 2 काफ़ी है ना। अगर आप चांद की गवाही है उस पर 2 चाहिए, आपको निकाह के अंदर भी 2 चाहिए, तो एक काफ़ी नहीं है। मतलब है कि इसलिए दूसरा तायद के लिए है। हुदूद के मामले में दूसरा 4 गवाह, हाँ, यानी वो काफ़ी नहीं है। फिर ये तायद के लिए होता है कि आपकी एक गवाही और उसके बाद तायद के लिए दूसरा मर्द भी उसके साथ वो उसको कंफर्म करे, रिकन्फर्म करे, तो दोनों की सूरत में तायद है असल मसला। यानी ये जो गवाही का मसला है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मसला नहीं है, वो तो फिर मर्द के खिलाफ भी हो रही है। उस लिहाज से रखा है कि जिन मामलों में औरतें ज़्यादा बाखबर रहती हैं, हाँ, उनको उसके ऊपर वहाँ पे उनको मर्दों पर ज़्यादा फोकियत है, और मर्दों की गवाही का इतना एतबार नहीं है। जिन मामला से मर्दों की ज़्यादा जो है वो रहती है, उनका सामना रहता है, तो वो वहाँ पे मर्दों की गवाही को ज़्यादा प्रेफर किया गया। लेकिन उसमें भी वही बात अगेन सेम, मर्द के लिए भी कभी कभी दो लाजमी होते हैं, एक ही काफ़ी नहीं है। जैसे सदा दिलवानी किसी जिना के इंसिडेंट में, उसके अंदर 4 हैं, उसमें तो 4 हैं बिल्कुल, और बाकी मामलात में 2 भी हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही काफ़ी नहीं है या एक मर्द आधा है, नहीं है, वो पूरा ही है, लेकिन उसकी गवाही वो डबल कंसिडर नहीं होती, वो उसके साथ तायद के लिए दूसरा भी चाहिए। अच्छा, इसी तरह विरासत के मसले में देखते हैं। विरासत का जो मसला है उसमें भी ये कहा जाता है कि जो कुरान में आता है कि जो एक मर्द से आधी जो है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसा, यानी कि जो एक औरत को मर्द को जो है औरत की डबल विरासत मिलेगी। तो इस मामले में मतलब ये एतराज़ दोहराया जाता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इस बुक के अंदर भी, चूँकि आप भी मुतरजम, आपको पता है, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस मैंने की है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा अगर कोई मौजू डिस्कस किया ना तो वही यही किया है। अच्छा, विरासत। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि टेक्निकल भी है, ज़ाहिर टेक्निकल बहस में तो हम अभी नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको ऊपर से एक रेफरेंस दूंगा। इसके अंदर मैंने कुल मिलाकर 30 सिचुएशंस ऐसी, इससे कम ज़्यादा हो सकती हैं, कम व बेश 30 मुकामात ऐसे हैं विरासत के मामलात में जिसमें औरत मर्द से ज़्यादा इनहेरिट कर रही है। अच्छा, औरत को विरासत 30 मुकामात पे औरत को मर्द से ज़्यादा मिल रही है, और 4 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर मर्द को औरत से ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, यानी हम कहना चाहते हैं यहाँ पे भी इसको गलत रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ जी, मतलब ये है कि आपको डिटेल मिल जाएगी बुक के अंदर भी, लेकिन मैं आपको सिर्फ तवाले से बचने के लिए सिर्फ गिन के फिक्र बता रहा हूँ। 30 मुकाम पर
औरत को ज़्यादा मिल रही है और 4 पे मर्द को मिल रही है। अब मुझे बताएगा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है तो किसके अगेंस्ट है? अगर तो नहीं, मैं ये फिर भी नहीं कहता मर्द के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आई एम सेइंग कि औरत के खिलाफ भी नहीं है, उसके अगेंस्ट भी नहीं है। हाँ, ये अलग मसला है, सोसाइटी का कोई इशू है तो वो अलग है। अगर लोगों को नहीं पता, वो नहीं देते, वो एक अलग इशू है, वो सोसाइटी की बहस है, वो सोसाइटल इशूज़ हैं, उसको डिस्कस करना तो वो अलग प्लेटफॉर्म है, अलग तो हम कर सकते हैं। भाई अगर बहन का हिस्सा खा रहे हैं तो ये उनका अपना मसला है, उनका अपना जाती मसला है, उसका मसला है, वो इस्लाम का मसला नहीं है। यानी कि इस मसले में भी गलत रिप्रेजेंटेशन। देखिए, रिप्रेजेंटेशन बहुत सी चीज़ों की गलत होती है इसी तरह। जैसे टेस्टिमनी का मसला है, उसमें मर्द के लिए भी वही सिचुएशन है जो औरत के लिए है, तो क्या मर्द आधा हो जाता है? इसी तरह से यहाँ पर औरत को ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा मुकामात के ऊपर। भाई प्रोपोर्शंस अगर आप निकाल के देखें तो ये तो बहुत बड़ी प्रोपोर्शन है जहाँ पर औरत ज़्यादा इनहेरिट कर रही है मर्द के बिनिस्बत। तो मर्द को अगर मिल रही है किसी सूरत में ज़्यादा, तो वो इट्स अ रेयर सिचुएशन, वेरी रेयर। आम सिचुएशन को अगर फेमस कर दिया जाए किसी भी सिचुएशन को, इसका ये मतलब नहीं है वो दुरुस्त हो जाती है। इसके ऊपर सर्च करनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, और सबसे बेहतर चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अमल भी करें, सिर्फ सुने नहीं, अमल भी करें। विरासत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, औरत को नहीं मिलती, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, नहीं मिलती। अगर ये आपको देखें, अल्लाह के सामने तो सब जवाबदेह होंगे। अगर अभी से कोई देख कर सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनकी अपनी मर्जी है, ये तो हम तो ये कहेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मसला है जो सबसे बड़े मसाइल में से एक पर्दे का मसला ये है कि जो मर्द को तो अपने आप को ढांपने की जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, लेकिन औरत को बहुत ज़्यादा ढांपने की इंस्ट्रक्शन दी गई। यहाँ तक कि बास इंटरप्रिटेशन के मुताबिक तो वो सब अपनी आँखों के अलावा कोई चीज़ खुली नहीं रख सकती। ये तो अगेन इट इज़ डिसएग्रीड अपॉन कि कहाँ से किस हद तक पर्दा होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सी अच्छा, ये भी सोसाइटी का इशू ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर सोसाइटी की जो ड्रेसिंग है वो डिफरेंट है। अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, जो सेंट्रल एशियंस हैं, खुसूसन जो ऐसी स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं जो कि रशिया से अलग हुई थी, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, सेंट्रल एशियन होती हैं। वो सेंट्रल एशियन जो ड्रेसिंग है ना, वो होती है ओनली आइदर ट्राउज़र और पैंट, और उसके ऊपर टॉप होता है, और उसके ऊपर खाली स्कार्फ होता है। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव कि दैट इज़ कंप्लीट कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी शरिया कंप्लायंस। लेकिन यहाँ पर चूंकि कल्चरल डिफरेंट है, तो यहाँ पर अनलेस के अबाया पूरा पहना हो, पूरी सलवार कमीज भी हो, लेकिन उसको वो नहीं कंसिडर करते कि पर्दा है। अभी आपकी सोसाइटी की इंटरप्रिटेशन, आप किस चीज़ को लेते हैं? क्या पाबंदी है? पाबंदी देखें कुछ सूरत हाल में जहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी होती है कि एक्सप्लॉयटेशन है, औरत का अपना फ़ायदा होता है इसके अंदर, कि अगर उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है किसी जगह पे, हरास किया जाता है, हरासमेंट इज़ ऑल्सो वेरी बिग इशू बाय द वे, जिसको डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। हम अगर कहते हैं कि औरत मार्च और इनके पास कोई अगर वाकई कोई पॉइंट है ना, वो हरासमेंट का है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कितना इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कितना इसको सही या गलत तरह से पेश किया जाता है, वो एक अलग मौजू है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता। पर्दे का जहाँ तक ताल्लुक है, औरत अपने घर में अपनी डोमिनियन के अंदर कंप्लीटली आज़ाद है, जो मर्जी ड्रेसिंग करे, मतलब सोबरली वो जो मर्जी ड्रेसिंग करें। जाहिर है जब उसने बाहर जाना है, बाहर जाते हुए तो भाई मर्द भी, अगेन मैं कहता हूँ, क्यों इक्वेट कर रहा हूँ भाई, आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। मर्द भी थोड़े से कपड़े ठीक ठाक करके जाता है, मुंह उठा के ऐसे तो नहीं निकल जाता, वो भी ठीक ठाक करके जाता है, तो औरत भी ठीक ठाक करके चली जाए। इट्स नॉट अ बिग इशू जिसको इतना बना दिया गया है। मेरे जैसे औरत के लिए तो इतनी पाबंदियां, मर्द के लिए जैसे चेहरा ढकना है, या मतलब वो कहना हाथों पे ग्लव्स भी पहनना है, नहीं ग्लव्स वाला तो मामला ये देखिए, शेख अलबानी का तो मौक़िफ़ है कि चेहरे का पर्दा भी वो इसके ऊपर समझते हैं कि वाजिब नहीं है उनके नज़दीक। तो अगर हम उलमा की बात करें तो उनके अंदर ऐसे मौक़िफ़ मौजूद हैं, हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। जैसे मैं कहा डिसएग्रीड अपॉन है। ग्लव्स वाला अगर तो चेहरे करेंगे तो ग्लव्स का तो बिल्कुल ही नहीं है फिर, क्योंकि चेहरा तो उससे ज़्यादा मुकद्दम है ना, जिसके ऊपर से कोई अगर ऐसी चीज़ हो सकती है। तो उलमा की इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है आराम मौजूद है, इसलिए हम इसको इख्तलाफ में जाने की बजाय यहीं तक रखते हैं कि जैसे इन अ सेंस हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जिस तरह से है, तो हमें इसको उसी तरह से लेना चाहिए, यानी डिसेंट ड्रेसिंग हो, लेकिन स्कार्फ हो उस पे। हाँ एग्जैक्टली, कवरिंग द हेयर ऑफ कोर्स इज अ थिंग। आपने भी तो कवर किया, तो आप औरत हैं, आपने भी तो किया हुआ है, तो मतलब इट लुक्स बेटर अकॉर्डिंग टू, किसी की आदत होती है, इट लुक्स बेटर। इसलिए यही चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मर्द को कोई चीज़ अगर कही जाती है तो वो उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं लगती, औरत को कही जाती है तो किस तरह से विक्टिमाइजेशन के एंगल पे आप कैसे इसको लेके जा सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है। आपको अपना कभी कहते हैं ना कि बहुत से मसाइल का हल ये नहीं होता मसले को हल करने के पीछे लगे रहें, कभी कभी सोच बदल लेना भी मसले का हल होता है। आप सोच बदल लें, मसला खुद ही हल हो जाएगा। यानी ये कि जैसे
पगड़ी और टोपी का रिवाज इस्लामिक सिविलाइजेशन में रहा है, लेकिन कभी मर्दों ने इसको ऐसा वो नहीं किया कि पर्दा तो नहीं है ना, मतलब उन्होंने इसको ये नहीं कहा कि हम तो बड़े दबे हुए हैं, हमारे से डिस्क्रिमिनेशन हमें तो बुरा कहते हैं। अगर हम मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि अगर आपको रेकमेंड कर रहा है जी आप पगड़ी पहने, टोपी पहने, मतलब आप इसमें भी तो बाल ढक रहे हैं ना। डिसेंट ड्रेस कोड की भी कुछ ड्रेस कोड गाइडलाइंस हो सकती है। इस्लाम में अगर कोई चीज़ वाकई ही लाजिम, ज़रूरी, ऑब्लिगेटरी, फ़र्ज होती तो बता दी जाती। अगर नहीं बताई गई तो इट्स अ कल्चरल थिंग, उसको आपको खुद देखना है आपका कल्चर क्या परमिट कर रहा है और क्या परमिट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर आपको परमिट नहीं कल्चर कर रहा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि वेस्ट में जाके तो लोग वहाँ पे नंगे घूम रहे हैं तो आप भी शुरू करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा मकसद है कि इस्लामिक कल्चर आपको जो चीज़ कह रहा है, नॉट द नॉन मुस्लिम कल्चर, जो आपके स्क्रिप्चर में, जो आपके स्क्रिप्चर के अंदर जो आपको गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो करें। एग्जैक्टली वो बात है, ठीक, यानी इसमें डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है। अगर पाबंदी है तो फिर मर्द को भी तो कुछ गाइडलाइंस दी गई है ना कि टखनों से ऊपर अपनी तहबंद को रखें या जो भी है, शलवार को, पैंट को। इस पे ये आर्गुमेंट आता है ना कि लेकिन औरत को तो इजाज़त नहीं है कि वो फिर पिंडलियाँ या टखने दिखाए या वो रिवीलिंग क्लोथ्स पहने, जैसे मर्द एक सैंडो या गाइडलाइन तो है ना, मर्द को भी गाइडलाइन तो दी गई है ना। गाइडलाइन देने को ही अगर आप कह रहे हैं कि पाबंदी है या डिस्क्रिमिनेशन है तो गाइडलाइन तो मर्द को भी दी गई है। लेकिन होता है कि इसमें इक्वल नहीं है, जैसे मर्द एक बनियान इक्वालिटी कैसे हो सकती है? देयर आर डिफरेंट जेंडर, द जेंडर इज डिफरेंट। तो इक्वालिटी के साथ आप एक ही चीज़ को, मर्द और औरत के कपड़े सेम होते हैं तो मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ गाइडलाइंस ही होंगी ना। फिर उनका तो आर्गुमेंट ये है ना कि ये तो आपको बताया गया ना, हम तो वो तो कहते हैं कि कोई भी किसी का ड्रेस पहन ले, इसमें इतना कोई इशू नहीं। कोई किसी का पहन ले। इन अगेन मैं सेइंग कि अगर वो अपने घर में पहन रही हैं तो उनको क्या कोई इशू है? कोई उनको देख नहीं रहा तो क्या इशू है? बाहर जाने में क्या इशू? बाहर जाने में इशू तो वही है ना, आपको जो सोसाइटी का इशू है, सोसाइटी का एक रिसेंट और सोबर ड्रेसिंग अगर की होगी तो वही चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है इन सोसाइटी। दिस इज अगेन अ सोसाइटल इशू, सोसाइटल इशू है। आपको वहाँ पर आपको वो नहीं एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, तो व्हाई वुड यू गो एंड ट्राई टू मेस विद समवन और मेस विद द सोसाइटी? व्हाई वुड यू डू दैट? लेकिन अगर वहाँ पे अलाउ है, अगर जैसे वेस्ट है, देखिए इसके ऊपर ना तो कोई सज़ा, मुझे तो मेरे इल्म के मुताबिक इस्लाम ने कोई सज़ा नहीं रखी अगर कोई नहीं करता तो। अगर आप कहते हैं फोर्स करके किसी से करवाना है, आई वुड से इट इज़ अप टू द पर्सन। अगर इस्लाम में गाइडेंस दी गई होती ऐसी कि फोर्स करके कोई काम करवाने की तो वो भी बयान कर दी जाती। क्या इस्लाम में कोई सज़ा ऐसी मौजूद है कि अगर कोई ना करे तो? मैं ये अगेन आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बल्कि कह रहा हूँ कि आप सोसाइटी के साथ अपनी मुआफ़कत करें, लेकिन अगर वो नहीं कर रही है या कुछ नहीं है ऐसा जो कि सोसाइटी के बिल्कुल साथ है या उसके मुताबिक है, तो इस पर क्या सज़ा कोई मिलती है? अगर मिलती है तो आप बता दें। लेकिन अगर काजी वक्त चाहे तो कोई सज़ा ताज़ीरी तौर पर मुकर्रर कर सकता है। काजी वक्त तो फिर कुछ भी कर सकता है। हाकिम को ज्ञानी की अथॉरिटी होती है। वो एक दैट इज़ एन अगेन एन एक्सेप्शनल इशू। वो एक्सेप्शनल इशू उस सूरत में होता है कि इस्लामिक स्टेट हो, वहाँ पर इस किस्म के लॉज इंप्लीमेंट किए गए हों, उसके नतीजे में कुछ ऐसा केस कर दिया जाए और उसके बाद ये नतीजा निकल आए, तो वो तो तब है ना। हम इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोसाइटी में क्या ऐसा कुछ हो रहा है, इस वक्त सोसाइटी की नीड क्या है। आपको किसी के जज्बात को एक्सप्लॉइट करना है, उनको उभारना है या नहीं, या उनको अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो हमें उसको मैनेज करने के लिए एक दूसरे का साथ देना है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में भी फरमाया मर्द औरत एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे की मदद करें दीन में, ना कि एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करें। औरत अगर इस किस्म की रिवीलिंग ड्रेसिंग करेंगी तो मुश्किलात मर्द के लिए पैदा कर रही है ना, क्यों करना चाहिए? मर्द भी वो हुदूद को एग्जैक्टली तो एक दूसरे की मदद करें, यानी प्रोवोकिंग ड्रेसिंग ना करें, एक दूसरे की मदद करें। एंड अगेन अब मैं से कह रहा हूँ कि अल्लाह के साथ मामलात हैं, इसके ऊपर अगर कोई तहज़ीर, कोई इस किस्म की कोई सज़ा होती तो वो बता दी जाती। अब ये है कि वो नहीं है तो अगेन हम इसके ऊपर कोई अपनी राय, स्टेट इसको हम अपनी राय नहीं दे सकते। मतलब स्टेट इसको हैंडल करे, स्टेट हैंडल करे। अगेन उनको इख्तियार है, स्टेट को इख्तियार है। सही, ठीक है। यानी और हम ये देखते हैं कि जो जितने जो हैरेसमेंट के केसेस हैं वो 99% औरतों के साथ ही होते हैं। और उसमें जो ख़ासतौर पे ऐसी पार्टीज़ होती हैं या न्यू ईयर नाइट पे हो गया या दूसरे इंसिडेंट पे जहाँ लोग यूजुअली ड्रिंक करके जो है वुमेन को मोलेस्ट करते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई ड्रिंक करके कोई लिबरल वुमेन के साथ ही ऐसा वाक़या हो रहा है। दीनी ख़वातीन के साथ भी ऐसा होता है, हैरेसमेंट होती है, मोलेस्टेशन होती है। बहुत अच्छी ढकी हुई और प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई औरत के साथ भी ऐसा हो जाता है। ऐसे वाक़यात को भी यहाँ पे तरबियत की मर्द को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी तरबियत करे। इसकी वजूहात क्या है, मैं इसकी वजह पे बात करूँगा कि साइकोलॉजिकल इसकी वजह भी है। जब तक आपके जहन में ये एक तासुर मौजूद है कि आप किसी को या किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके यहाँ ये टेंडेंसीज पैदा हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर शुरू से बच्चे को, मर्द को ये चीज़ बताई गई है कि आप एक औरत की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, आपको भी आज़ाद पैदा किया है। हाँ, उसके ऊपर निगरानी आप करें जहाँ तक ज़रूरी है, जितनी अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है। उसके बाद मर्द के ज़हन में बैठ जाता है कि ये अगर मैं इस औरत को, अपने घर वाली को कंट्रोल कर रहा हूँ,
इट कैन बी एनीवन। मर्द के लिए उसकी बीवी है, बेटी बहन है, है, माँ भी हो बहन है, सकती भाई है। के लिए बहन है। वो बाहर जाके भी यही सोचता है जो गैर औरत है इसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होता है और वो जाके उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट हैरेसमेंट के अंदर जाहिर है कि औरत को वो चीज़, वो तो आपकी रिश्तेदार नहीं है, और उसके साथ उसके ऊपर कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी उसके साथ शामिल हो जाती है, तो इसके नतीजे में फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, तरबियत की ज़रूरत है, तरबियत नहीं होगी तो इसका हल नहीं यानी आप निकलेगा। कहना चाह रहे हैं कि माशरे को बैलेंस करके चलाने में के लिए ज़रूरी है कि दोनों कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे के साथ, एक Exactly. दूसरे को प्रोवोक ना करें बिल्कुल। इन एनी मैनर। एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल। है, सही। अच्छा, इन सवालात के अलावा कुछ सवालात ऐसे हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं, या मैं कहूँ कि एक बहुत बड़े तबके के मुल्हिद बनने का या एथिस्ट बनने का जो वो सबब बना है, वो प्रॉब्लम ऑफ गुड और ईविल है, यानी मसला खैर और शर जिसको कहते हैं। यानी कि अगर कहते हैं कि खुदा है और खुदा रहम करने वाला है या रहमान है, रहीम है, तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? एग्जैक्टली। देखें, जहाँ तक प्रॉब्लम ऑफ ईवल है, इसकी बिगिनिंग जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़ी से भी होती है। ग्रीक्स के अंदर भी एक फ़िलासफ़ी के अंदर ये एक प्रॉब्लम ऑफ ईवल डिस्कस हुई है। उसको किसी इस तरह से डिस्कस किया गया है कि इफ़ ईवल एग्जिस्ट एंड गॉड इज़ द ऑल मर्सीफुल एंड ही इज़ द ऑल गुड, then why the evil exists? It means either God is not completely or entirely good, सही, or either the evil should not exist. दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, कंपैटिबल नहीं है। सही। यानी या तो खुदा फिर अगला सवाल भी पैदा होता है कि ईवल किसकी तरफ से है? ईवल का खालिक या मुवज्जिद कौन है? क्या इंसान है या खुदा है? अगर हम कहते हैं अल्लाह अल खालिक है, हर चीज़ उसने ही बनाई है, तो क्या ईवल भी उसने बनाया है? सही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हाँ तो ईवल उसने बनाया तो इंसान जिम्मेदार कैसे है? सही। और दूसरी चीज़, अगर नहीं तो अगर इंसान ने ही बनाया तो अल्लाह अल खालिक कैसे है? दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़, अब देखें ये जो माइक है ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना, तो अल्लाह की किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है इससे? इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में जो क्रिएशन है, जो फर्स्ट क्रिएशन है अल खालिक, तो उसके उसका जो एट्रीब्यूट है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल खालिक अल फातिर, इमीडिएट क्रिएशन, एट फर्स्ट जिसको कुन था, वो क्रिएशन उसकी इन इंटायरिटी वो उसकी अल खालिक होने की दलील है, उसकी खालिक होने की दलील है। अब इसका ये भी मतलब है, फिलोसॉफिकल डिबेट है हालांकि थोड़ी सी खुश्क है, कि जो चीज़ भी उस कुन के साथ क्रिएट हुई थी, तमाम चीज़ें जिस दुनिया पे इस कायनात में एग्जिस्ट करती हैं वो उसी कुन के साथ वजूद में आ गई थी, लेकिन उनकी शेप्स मुख्तलिफ थी, उनकी हियत मुख्तलिफ थी। जैसे ये माइक जो था ये शुरू में ऐसे तो नहीं था, यानी रॉ फॉर्म में था, इसको शेप दी गई है। मटेरियल कहाँ से आया? प्लास्टिक है, प्लास्टिक्स कहाँ से आते हैं? पेट्रोल से आते हैं, पेट्रोलियम से आते हैं। पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है? नेचुरली मिनरल है, ज़मीन से निकल रहा है। तो इसी तरह से ये लकड़ी है, दरख्त है, दरख्त है ना, मतलब ऑर्गेनिक है। तो इसी तरह से ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। मतलब ये चीज़ें हैं कि इंटायरिटी के साथ अगर हम करें, इंटायरली बात करें, तो उस कुन के साथ अल्लाह ने जो मटेरियल था सब क्रिएट कर दिया। यानी मखलूकात की मसनूआत जो है वो मुख्तलिफ शेप्स इंसान दे रहा है, बस इससे अल्लाह की तकलीफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेप्स कोई भी दे जाते हैं, वो अपनी फ्री विल के तहत। फ्री विल के। अच्छा, दूसरी चीज़, फ्री विल का मसला अलग है थोड़ा सा। अब ईवल के मसले के अंदर एक बात मैं अगर इसको समअप करूँ कि ईवल के मसले के अंदर अल्लाह ताला बिलाशुबा हर चीज़ का खालिक है। अल्लाह ताला ने सूरह नास में फरमाया है कि पनाह जहाँ पर अल्लाह इंसान मांग रहा है, अल्लाह की हर शर से पनाह मांग रहा है, तो अल्लाह ने उसके अंदर जो तख्लीक शर है उसके बारे में भी बताया है, और इंसानों और जिन्नात के अंदर जो शर पाया जाता है उससे भी पनाह मांगने की बारे में हमें कहा है। यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि इंसान ईवल और शर का खालिक है। सही। शर की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इंसान में है और जिन्नों में है। सही। इन दो मखलूक में है। अल्लाह ताला ने ना तो वो शर करता है और ना ही उसकी इस किस्म की वो चीज़ अपने ऊपर उसने कुछ चीज़ों को हलाल किया, कुछ चीज़ों को हराम किया। मतलब अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी जो सुन्नत है ना, वो सुन्नत को नहीं बदलता। नेचर ऑफ गॉड जो है, नेचर और एक्ट ऑफ गॉड, वो उसी तरह चलता है जिस तरह से उसने तय किया है। फॉर एग्जाम्पल, उसने हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में बनाया है। सही। अगर वो चाहता तो एक ही कुंद से सारी कायनात को इकट्ठा ही बना देता, उसके बस में है, लेकिन उसने 6 दिन में क्यों बनाया? 6 दिन में क्यों? क्योंकि उसने हर चीज़ का सिस्टम तय किया है। उस सिस्टम के तहत हर चीज़ हो रही है। जो ईवल है, अगर आप कहें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इंसान जो है कोई ना कोई गुनाह कमिट कर रहा है, इसका तो अल्लाह तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर भी तो होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई तूफ़ान आ गया, उसमें लोग मर गए, तो पहला सवाल ये उठता है कि लोगों का मरना ईवल है? लोग वैसे नहीं मरते,
पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग है मेरे सामने, इस पेंटिंग को जिसने बनाया अगर वो इसको मिटा दे खुद ही, तो क्या आप कहेंगे ये गलत कर रहा है कोई बंदा? जो उसका क्रिएटर है वो उसको खत्म कर दे, कोई मसला नहीं। गॉड अपने एक्ट को, अपनी क्रिएशन को अंडू कर दे तो वो इट्स नॉट इविल। इट्स नॉट इविल, व्हाई वुड दैट बी इविल? हाँ, अगर ये जरूर है कि अगर ये किसी ने बनाई है और उसको खत्म कोई और कर दे तो मसला और है, क्योंकि वो उसकी मतलब बनाया प्रॉपर्टी है। इंसान को अल्लाह ने बनाया, कत्ल उसको कोई इंसान कर दे, कोई और कर दे जिसने खालिक नहीं है उसका, तो वो गलत है, क्योंकि वो इंसान उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बनाया, जैसे इस पेंटिंग को पेंटर ने बनाया, उसने खुद ही मिटा दी, तो उसको कोई मलामत नहीं है। और अल्लाह ने बनाया इंसान को, हर चीज़ को उसने खालिक किया, वो जिसको चाहे रखे, जिसको ख़त्म कर दे, इसमें कोई इवल वाली बात नहीं है। और ना ही मरना इवल के अंदर आता है, मरना इंसान और उसकी नेचर और दुनिया की नेचर के अंदर शामिल है। हर इंसान जो दुनिया पे आया, हर चीज़ जिसने सांस ली है उसने ख़त्म भी होना है, बल्कि ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ने ख़त्म हो जाना है। तो जहाँ तक ईवल का मसला है, मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंसान कोई अमल ऐसे करता है जिससे ईवल वजूद में आता है, और उसको वो अंडू भी कर सकता है। अल्लाह ने उसका वादा किया कि अगर वो मेरी तरफ पलटा है तो वो एक्ट बिल्कुल अंडू हो जाता है। तो हम ईविल को किस तरह डिफाइन करेंगे? बेसिकली ईवल जो है, इसकी भी डेफिनेशन के अंदर भी इख्तलाफ मौजूद है। ईवल क्या हो सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक मोरालिटी से है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ आपके लिए ईवल हो सकती है, बुरी हो सकती है, या बैड हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक ईवल वर्ड का है ना, वो शैतान की तरफ उसकी निस्बत है। बैड वर्ड की निस्बत आप इंसान की तरफ कर दें, या इंसान की तरफ भी कभी कभी ऐसी हो जाती है ईवल की निस्बत, बट ओरिजिनली क्योंकि असल में पहला ईवल जो था वो शैतान ने किया था, तो उसकी जो ईवल की निस्बत है वो उसकी तरफ होती है। अलबत्ता इसका जो क्राइटेरिया मोरालिटी का वो डिफरेंट होता है। कोई चीज़ जो कि आजकल इस माशरे में ठीक है, या फ़र्ज़ करें कोई आदत ही ऐसी, मैंने आपको एक मिसाल दी थी मजाक में, लेकिन मैं यहाँ पे भी जिक्र कर देता हूँ। अगर डकी भाई है, उसका मैं व्लॉग देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो टॉर्चर है, कोई और देख रहा है तो उसके लिए एंटरटेनमेंट होगा। सेम चीज़ है, उसका इफेक्ट मुख्तलिफ निकल के आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है एक ही चीज़ का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर मुख्तलिफ तरह से निकल के आ रहा है, तो आप एक ही पेंट से हर चीज़ को एक ही जैसा ब्रश कर दें। कोई चीज़ किसी के लिए ईवल हो सकती है, किसी के लिए वो चीज़ उस तरह से इम्पैक्ट नहीं रखती। इसकी वजह क्या है? इसलिए ईवल की जो डेफिनेशन है वो बाय नेचर उस मोरालिटी की बुनियाद पर की जाएगी जो कि वेल एंड ट्रूली एक्सेप्टेड है इन रिलीजन। क्योंकि जो मोरालिटी है उसकी जो बुनियाद है और उसकी जो रूट्स हैं वो निकलती ही रिलीजन से। नॉन रिलीजियस मोरालिटी जो है, कॉन्सेप्ट जो बेसिकली असल में अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट मजहब का दिया हुआ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अनरियलिस्टिक, अगर आप कोई अनरियलिस्टिक बात करते हैं ना, कि जी अगर अनरियलिस्टिकली कोई एथियस्टिक मॉडल आपके सामने पेश किया जाए, तो उसमें तो फिर ईवल कुछ भी नहीं है। ईवल की निस्बत जब शैतान कौन है, मजहब ने आपको बताया, मजहब ने बताया ना तसव्वुर इसका। तो अगर आप एथियस्टिक मॉडल लेते हैं या नॉन रिलीजियस मॉडल लेते हैं, ईवल का तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उनके यहाँ ईवल कुछ नहीं है। ईवल वही चीज़ होती है जो मजहब आपको बता रहा है कि दिस इज़ गुड, जो एक्ट आपको, आपके इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा दे रहा है। इन टोटलिटी में ये कह नहीं, इंटायरली तो ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो चीज़ फ़ायदा देती है वो गुड ही होगी, जो अच्छी ही बात होगी, और जो चीज़ नुकसानदेह है जाहिर है कि वो चीज़ ईवल के अंदर आएगी। यानी कहना चाह रहे हैं गुड और इविल बेसिकली सब्जेक्टिव चीज़ है, सब्जेक्टिव है। सेकेंडली, मॉडल इसका रिलीजियस होगा, क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट आउट ऑफ रिलीजन नहीं है। अपनी असल के अंदर ये दीनी तसव्वुर। नॉन रिलीजियस मोरालिटी एंड एथिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उनकी शेप मुख्तलिफ है, और वो शेप होती है कभी कभी कमर्शियल एथिक्स की सूरत में, जो बिजनेस एथिक्स होते हैं, मतलब उसके अंदर उन्होंने कुछ अपने मॉरल्स और ऐसे बनाई हुई हैं चीज़ें कि जिसके अंदर मतलब वो डीलिंग्स करते हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी डीलिंग होती है। वो होती है बेसिकली मुफाद की खातिर, यानी आपका मुफाद है पैसे का, इस वजह से आपने किसी से अच्छी डील कर ली। जब आपका मुफाद नहीं है, फिर आप अच्छा करें डील, तो फिर बात बनती है। वो है कंसिस्टेंट मोरालिटी। नॉन कंसिस्टेंट ये होती है कि आपका कोई मुफाद हो, या आपने वक्ती तौर पे कोई मॉरल बना लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। इस्लाम जो है वो कहता है अगर आपने बिजनेस डीलिंग में सच बोलना है तो उसके बाहर भी सच ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर सच बोल रहे हैं, बाहर आके झूठ बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कंसिस्टेंट है इस्लाम में, मोरालिटी दीन के अंदर वो कंसिस्टेंट दी गई है, और बाकी जगह पर इनकंसिस्टेंसी वाज़ेह है। यानी जितनी ये नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, या जो सफरिंग है, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पैदा होता है वो माजूर है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है, वो तो मासूम है, ठीक है, उसका तो कोई गुनाह भी नहीं है, तो वो फिर भी सफ़र कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ, वो सफ़र करेगा। तो क्या ये ईविल के उसमें नहीं फॉल करता? देखें, जहाँ तक सवाल है ना कि अगर किसी की पहली तो चीज़ ये भी कही जा सकती है कि अगर अल्लाह की क्रिएशन परफेक्ट है तो उसमें डिफेक्ट्स क्यों हैं।
पहले ये भी एक चीज़ की, क्योंकि आपने जिस किस्म का क्वेश्चन किया ना उसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि अच्छा पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और बहुत अल्लाह ने खुद कहा लक़द खलक़नल इंसान ली फ़ी अहसनी तक़वीम। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूब पैदा किया। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर वो है जो असबाब से मुतल्लिक है। अच्छा, वो चीज़ के जो इंसान के अपने इख्तियार में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और पॉडकास्ट के अंदर भी मिसाल दी थी कि जहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि कज़न मैरिज का नुकसान है, कज़न मैरिज से नतीजा ऐसा कुछ निकल सकता है जो कि आने वाली नस्ल के लिए नुकसानदेह हो, मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आप ये काम करें तो इसके ज़िम्मेदार आपकी ज़िम्मेदारी अल्लाह पे तो नहीं डाल सकते। आपको जब बता दिया, अकल किस लिए दी है, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया ना, तो आप करें उसको इस्तेमाल, क्यों नहीं करते इस्तेमाल। दूसरी चीज़, उसके बावजूद आपने सब असबाब इख्तियार किए और फिर भी ऐसा कुछ हो गया, तो उसकी किस्म यही है टेस्ट होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये आजमाइश तो पेरेंट्स की है, बच्चे का क्या कसूर था। बच्चे के लिए आसानी है दुनिया में थोड़ी सी मुश्किल के बाद, आखिरत में उसके लिए आसानी है। जिसको जितनी सलाहियत दी होती है ना, उसका टेस्ट और उसका आखिर पे जो है, आखिरत पे उसका जो हिसाब है वो उतना ही आसान होता है। यानी जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है उसी हिसाब से उसका एक हदीस आती है, आप एक खातून थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनको एपिलेप्सी थी, उनको इसे फिट्स पड़ते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की कि आप दुआ कर दें कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ तो मैं कर देता हूँ, अगर तो आप चाहती हैं तो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र कर लें तो इसके बदले में जन्नत मिलेगी आपको। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं सब्र कर लूँगी, अगर जन्नत ही इसके बदले में मिलनी है तो लेकिन मैं बेपर्दा हो जाती हूँ तो उसके लिए दुआ कर दें कि मेरे जो फिट पड़ते हैं तो मेरे कपड़े वगैरह वो ठीक रहें। तो वो आप सिलसिले में दुआ कर दी। इससे एक चीज़ क्या पता चल रही है आपको कि अगर उस औरत को वो बीमारी है जिससे उसकी वक्ती तौर के ऊपर सेंसेस जो हैं वो ज़ायल हो जाती हैं, तो उसको हिसाब में आसानी हो रही है उसके लिए। मतलब जिस इंसान को जितनी सलाहियत दी गई है ना, उसका हिसाब और उसके आखिरत में आसानी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो हर चीज़ को हम दुनियावी तनाजुर में नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते दुनियावी फंक्शंस उसके थोड़े बहुत इफेक्टेड ज़रूर होंगे। अगर कोई माजूर है उसके कुछ दुनियावी फंक्शंस इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह से उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी कम हो जाएंगी। अगर कोई हैंडीकैप है, कोई स्पेशल पर्सन है, तो क्या आप उसके ऊपर भी उसी तरह से सारी जिम्मेदारी डाल देंगे जैसे दूसरे लोगों पे? ऐसा नहीं ना होता। उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है, उनको तो बोला ही स्पेशल जाता है, तो उनके लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी भी कम हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कम है उतनी कम जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी भी कम है, आखिरत में भी कम, दुनिया में भी कम। तो उनके साथ ये तो इंसाफ हो रहा है ना, जितने हर मामले के अंदर हो तो वही रहा है, लेकिन अगेन इट्स अ टेस्ट, तो उसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। सही, यानी कि जो अल्लाह ताला के जो अफ़ाल हैं या अल्लाह ताला की तरफ से जो मामलात और तदबीरात हैं, उनको हम ईविल की कैटेगरी में नहीं लाते। बेसिकली वो ट्रायल की उसमें और टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और रही बात कुछ ऐसी चीज़ें कि मिसाल के तौर पे नेचुरल डिज़ास्टर का आ जाना, जिसको कहा जाता है कि ये खुदा की तरफ से क्यों आया है, कि उसमें छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला का तरीका है कि उसी की बनाई हुई मखलूक है, किसी और की बनाई हुई तो मखलूक नहीं है। सही, और कोई अपनी ही बनाई हुई मखलूक को अगर ख़त्म करता है तो मखलूक उस पर ये एतराज़ नहीं कर सकती कि उसने क्यों ख़त्म किया। जबकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में ये बता दिया कि मेरी तरफ से आजमाइशें होंगी। यानी कि अगर वो खुद ये क्लेम करता कि हमेशा रहम ही होगा या आसानी ही होगी, तो फिर तो ये एतराज़ बनता था। सही। अच्छा, बाकी ये भी चीज़ है कि हम अगर असबाब को अल्लाह ने अकल दी है, अकल किसी मकसद से दी है, उसका मकसद ये है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। असबाब को इख्तियार करने का हमेशा ये मकसद होता है कि आपके ऊपर आपको पता है कि कोई मुसीबत आनी है, कोई मसला होना है, या इस किस्म का कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, आप उसकी मैनेजमेंट के लिए अकल का इस्तेमाल करें। अकल भी अल्लाह ने दी है, वो अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं दी। तो उसने दी है तो उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रिकॉशंस लें। जैसे बीमारी, इसी तरह से आप बीमारी के लिए भी परहेज सबसे बेहतर है ना। दवाई भी दुनिया में अल्लाह ताला ने रखी है, अल्लाह ताला ने सारे असबाब उसी ने दिए हैं। इख्तियार करना, उसको यूज़ करना, उसके अंदर से अच्छी रेमेडी निकालना, वो आपका काम है। अगर आप नहीं निकालते फिर भी कहीं अल्लाह ने ये कर दिया, ऐसा तो नहीं अल्लाह ने अकल दी थी, आप उसका इंतज़ाम कर लेते। हाँ, आखिर पे इंतज़ाम के बाद भी अगर ऐसा कुछ हो जाए वो टेस्ट है। सही जी। तो अगर आप करते हैं तो जाहिर है कि आजकल तो आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सी बचत हो जाती है, ज़लज़ले में भी वो नहीं गिरती। पहले ज़मानों में ऐसा नहीं था, आपको पता है पूरी बस्तियाँ ख़त्म हो जाती थी। इंसान ने ग्रेजुअली इसको कवर किया है, इसमें बहुत फ़र्क पड़े, लेकिन एक अगेन सेइंग के आपको इसको टेस्ट वाले आंसर को भी देखना पड़ेगा। और दूसरी तरह मौत क्योंकि बरहक है, तो जाहिर है आप ये भी नहीं कह सकते कि बंदा हमेशा ज़िंदा ही रहे। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर, किसी की नेचुरल डिज़ास्टर में मरना था, किसी को कार एक्सीडेंट में मरना था, किसी को किसी और तरीके से ठीक। अच्छा, हमने जहाँ माजूरी की बात की या डिसेबिलिटी की बात की, तो एक और जो इशू हमारे माशरे में उठा है वो आजकल ट्रांसजेंडरिज्म का उठा है।
वो कहते हैं कि कुछ लोग कि हमारी जो इंक्लिनेशंस हैं या हमारी जो मतलब ओरिएंटेशन है वो नॉर्मल इंसान से डिफरेंट है, और मतलब वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि हमें लड़के को लड़के में इंटरेस्ट है या उसके अंदर ऐसी होमोसेक्सुअलिटी है, हाँ ट्रांसजेंडरिज्म। सही, मतलब वो जो है कहते हैं कि हमारा जेंडर डिफाइन नहीं है। हाँ सही। तो फिर जो है वो उसी लिहाज से बिहेव करते हैं, यानी कि अगर हम किसी को लड़का करार देते हैं या लड़की करार देते हैं और वो अपना जेंडर बदल के और फिर वो किसी लड़के से शादी कर लेता है, तो एक आम माशरे में तो इस चीज़ को होमोसेक्सुअलिटी आज तक समझा जाता रहा या किसी और तरीके से उसको काउंटर किया जाता रहा। लेकिन अब वो लड़का या लड़की कह रही है मैं लड़का ही नहीं हूँ या मैं लड़की ही नहीं हूँ, मैं अपना जेंडर खुद डिसाइड करूँगी। तो क्या मेडिकली ये चीज़ होती है कि, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर भी हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जहाँ तक अगेन आई एम सेइंग जेंडर इज इक्वल टू सेक्स। जी। जो पैदा होने के साथ आपको जेंडर असाइन किया जाता है वो आपके सेक्स की बुनियाद पे किया जाता है। मतलब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स मर्द वाले हैं तो आप मेल हैं, ओके, आप मर्द हैं, और अगर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो फीमेल वाले हैं तो आप फीमेल हैं। सही। यहाँ पर आपको जेंडर असाइन कर दिया गया है, सही। नेचुरली बायोलॉजिकली असाइन हो गया है। बड़े होने के बाद आप ये चीज़ डिस्कवर कर लें कि जो मुझे असाइन जेंडर किया गया था पैदाइश के साथ ही वो गलत है। अच्छा। आपकी बायोलॉजी कुछ और कह रही है, आप कहते हैं कि ये तो नहीं है, मैं तो इसको बदलना चाहता हूँ, या मुझे तो इंक्लिनेशंस कुछ और लग रही हैं, मैं तो इस तरह का नहीं हूँ या नहीं हूँ, मतलब मेल या फीमेल दोनों की तरह से। तो उसको बदलने की कोशिश की जाती है, बजाय कि आप काउंसलिंग करके उसको समझाएं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप बायोलॉजिकली जो हैं वो ही हैं। सही। यहाँ पर क्या होता है, किसी की गलतफहमी को दूर करने के, यही वही मिसाल मैं देता हूँ, किसी की गलतफहमी को दूर करने की बजाय आप उसको उसकी गलतफहमी पर पक्का कर दें। आप कहें कि अगर कोई शख्स है वो बाहर कहे इस वक्त तो रात है, हाँ। आप कह दें कि बाहर मुझे लग रहा है कि बाहर तो धूप है, आप उसको कहीं नहीं, गलतफहमी उसकी दूर करने के बजाय कहीं हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, रोशनी तो नज़र आ रही है, रोशनी तो है, वाकई सही कह रहे हो। तो ये तो गलत चीज़ ना, इंसान एक आम माकूल जो इंसान है जिसकी सेंसेस काम कर रही हैं उसको भी पता है कि किसी गलतफहमी का हल गलतफहमी को दूर करना होता है, ना कि उसकी गलतफहमी पर बंदे को पक्का कर देना होता है। जब ट्रांसजेंडरिज्म का मसला है वो भी इसी तरह से है, मतलब कि कोई शख्स जो कि पैदाइश के साथ उसका एक जेंडर उसको साइन हो गया, मतलब उसका एक सेक्स था, उसी के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप मुझे अगर वो कह रहे हैं ना कि एक एक्सेप्शनल केस जो इंटरसेक्स का होता है उसके अंदर भी किसी ना किसी हद तक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मिसकंसेप्शन पाई जाती है। इंटरसेक्स भी इंटायरिटी के साथ अगर मैं कहूँ, इंटायरली इज़ नॉट समथिंग कि वो बिल्कुल कोई मुख्तलिफ चीज़ होती है। उसमें भी इंटरसेक्स भी ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें जो ऑर्गन्स हैं वो या तो कम्प्लीटली एंड मोस्टली आर लाइक मेल, बट इट्स नॉट अ फर्टाइल मेल। ओके। इट्स नॉट अ फर्टाइल मेल, दिस इज द ओनली डिफरेंस। सही। मतलब जो चीज़ उसको वो बाकी फंक्शनैलिटीज बाकी इट्स द सेम लाइक अ मैन, इट्स सेम लाइक अ मैन। अब वो जो मैन है वो एक्ट करना कर दे लाइक अ फीमेल, इट्स नॉट जस्टिफाइड। यू शुड एक्ट लाइक व्हाट यू आर। तो ये जेंडर का इशू ने बेसिकली, ये तो कोई दूसरी, इसके ऊपर क्या क्या किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। इसके ऊपर उनके जेंडर को बदलने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल एक मर्द है वो कहता नहीं मैं तो औरत हूँ, मैं तो औरत हूँ। बहुत आपको पता है ना, हमारे यहाँ भी एक मशहूर एक शख्सियत ऐसी मौजूद है। बिल्कुल। उनको जो मेडिसिन दी जाती है, आपको पता है वो मेडिसिन कौन सी होती है? वो मेडिसिन होती है केमिकल कास्ट्रेशन वाली। ये वही केमिकल कास्ट्रेशन है जो सेक्स ऑफेंडर्स को दी जाती है वेस्ट के अंदर। जब वो कोई सेक्स को कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जिनको सेक्स ऑफेंडर कहा जाता है, कोई इस तरह से कोई रेप या इस किस्म का मामला होता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर इस किस्म की, जैसे इस्लाम के अंदर कैपिटल पनिशमेंट है, वो नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो सेक्स ऑफेंडर को केमिकली कास्ट्रेट कर देते हैं, उसकी कास्ट्रेशन कर देते हैं, उसको ऐसी दवाई देते हैं जिससे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मज़े की बात है, जो कि क्रिमिनल्स को दवाई दी जाती है, वो दवाई इनका जेंडर बदलने की इनको दी जाती है और उससे वो जेंडर ऑर्गन चेंज खत्म हो करने जाती के। है। हाँ, वो जाहिर है कि वक्ती तौर पे, यानी जो हमारे ख्वाजा सरा का तबका है, जी हाँ, जी हाँ, तो ये पैदाइशी ऐसे नहीं होते। नहीं ऐसे नहीं होते। ये तो सोसाइटी, बहुत से तो जो होते ही मेल हैं। अच्छा। ज़्यादा तो होते ही मेल है, वो तो बने होते हैं सिर्फ। उनकी जो बिहेवियर में फेमिनिन वाइब्स होती हैं वो क्रिएट हुई होती हैं, वो एक्टिंग होती है। अच्छा, वो आर्टिफिशियल सेंस आई वुड से, मैं नहीं कह रहा कि ख्वाजा सरा एग्जिस्ट नहीं करते, इंटरसेक्स होता है। मोस्टली दे प्रिटेंड, मोस्टली आई एम सेइंग, और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है और ऐसा पॉसिबल है, जाहिर है ऐसा होता है कि कुछ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन वगैरह के लगाकर तो कुछ फीमेल जो कैरेक्टर्स और फीचर्स हैं वो डेवलप भी किए जाते हैं, वो भी किया जाता है। मतलब ये कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आपका जेंडर आपका सेक्स है,
आप उसी के साथ मुंसलिक रहना आपका लाजिम और ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि डिलूजनल होना किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। आजकल डिलूजनल को डिलूलू कहते हैं, आपको पता अच्छा, है? yes, हाँ, मैं short डिलूलू form कहते हैं। डिलूलू, तो so अगर डिलूलू। आपको डिलूलू है कोई तो उसको उसकी डिलूजन से निकालना चाहिए, बजाय कि आप काउंसलिंग करें उसको उसकी डिलूजन से निकालें। आप उस पर उसको पक्का कर दें तो ये तो उसका आप भला नहीं कर रहे, आप उसका बुरा कर रहे हैं। और छोटे बच्चे को खसूसी तौर के ऊपर ऐसी कोई टीचिंग देना जो उसकी समझ में भी नहीं आती। आप ये तो कहते हैं कि कंसेंट की एज होती है, आपको ये नहीं पता कि बच्चा तब समझने की सलाहियत नहीं रखता। आप बचपन से उसको कहते हैं कि तुम तो कुछ और हो, वो कहता वो कन्फ्यूजन में डालते तो आइडेंटिटी क्राइसिस में डालते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस में वाकई पड़ जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पेरेंटिंग का भी एक मसला है, पेरेंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी इस चीज़ को बारे में समझना यानी चाहिए। हम कह सकते हैं कि मेडिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा जानदार पैदा हो इंसानों में कि जिसके या तो नहीं, या तो ना hermaphrodite नहीं होता, यानी या ना मेल ऑर्गन हो ना फीमेल ऑर्गन देखिए, हो। हर्मेफ्रोडाइट इंसानों में नहीं होता। हर्मेफ्रोडाइट मतलब एक ऐसी एक बीइंग को, एक ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज पाई जाती हो। अच्छा, ऐसा नहीं होता। ये ज़रूर होता है, अगेन आई एम सेइंग, कि अ मेल हु इज़ नॉट फर्टाइल, यानी That is ऑर्गन possible. लाजमी होंगे, या तो हाँ। मेल की होंगे या फीमेल की। और अ फीमेल हु इज़ नॉट फर्टाइल, सही। तो उसके अंदर वो आप कह सकते हैं कि दे आर इंटरसेक्स, या उनके अंदर कुछ ना कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि उनको किसी एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से उनके अंदर ऐसे करेक्टर्स भी पैदा हो जाएं जो किसी दूसरे जेंडर से रिलेट थोड़े से मिलते जुलते हैं, बट इट डजंट मेक देम एनीथिंग एल्स। मतलब हम उनको थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। थर्ड जेंडर मतलब इन अ सेंस यू कैन गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट, बट अगेन सेइंग अ मैन इज अ मैन, अ वुमन इज अ वुमन, as simple as that. थर्ड gender, कोई चीज नहीं। a man and a woman, they are both the same. They cannot say that we are something different इन बिटवीन। in between. तो आपका ट्रांसजेंडरिज्म ये नहीं है। ट्रांसजेंडरिज्म और इंटरसेक्स में फ़र्क है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ट्रांसजेंडर ये है कि मैन ये कहे मैं वुमन हूँ और वुमन ये कहे मैं मैन हूँ, ये है पहले ट्रांसजेंडर। उसकी सारी चीजें सही है। इंटरसेक्स का तो मतलब मसला ही मुख्तलिफ है, वो तो मैं आपको बायोलॉजिकल बार बार बात बता रहा हूँ, वो तो बायोलॉजिकल थिंग है। जो ये है ये ट्रांसजेंडरिज्म है। अच्छा, लोग इसको मिक्स कर देते नहीं, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर मुख्तलिफ है। हैं। सही इंटरसेक्स बायोलॉजिकल कोई चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही। और जो ट्रांसजेंडर है वो मुख्तलिफ चीज़ है। उसमें मैन और फीमेल अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं। यानी ये हो सकता है कि कोई बंदा इंटरसेक्स के इशू का शिकार हो लेकिन वो ट्रांसजेंडर ना बने। एग्जैक्टली, मतलब वो अपनी ट्रीटमेंट कराए या नॉर्मल बिहेव करे। ऐसा होता है, सही। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ट्रांसजेंडर जो बेसिकली ये जो उनको बाद में आगे बहुत अरसे बाद इंकिशाफ होता है कि एक मर्द ये कहना शुरू कर देता है मैं आज से मर्द नहीं हूँ, या एक औरत ये कहना शुरू कर देती है कि मैं कल से औरत नहीं कहलाऊंगी, मर्द कहलाऊंगी। तो ये कोई कुदरती चीज़ नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उनके ऊपर, लेकिन वो इन्वायरमेंट या सोसाइटी का इफेक्ट होता है। उनकी कंपनी होती है, उनकी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ उन्होंने देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई, कुछ नहीं कही। देखिए, कोई चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इसमें पार्ट प्ले करते हैं। अगेन हम सेइंग पेरेंटिंग का बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ है कि उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है काउंसलिंग के बाद प्रोफेशनल हेल्प मिलनी चाहिए उनको, उनकी आइडेंटिटी, उनका जेंडर क्राइसिस दूर किया जाए, और जो वो है, जो उनका सेक्स है, उसके मुताबिक उनकी आइडेंटिटी को उनको कायम किया जाए। जी। तो यानी कि ये जो है ना साइकोलॉजिकल इशू है, और इसको काउंसलिंग के जरिए ठीक करवाया जा सकता है। इसको बजाय इसके कि एम्ब्रेस करके और इसको देखिए, यहाँ पे तो उल्टी काउंसलिंग होती है। वो तो उल्टा करते हैं आपको। मतलब आप कह रही हैं कि नहीं, मुझे लग रहा है मैं हूँ तो मेल, लेकिन दिखता मुझे कोई फीमेल वाली इंक्लिनेशन है मेरे में, तो बजाय आपको वो मेल के ऊपर पक्का करने के, वो आपकी काउंसलिंग करके आपको उल्टा करते हैं, आपको फीमेल पर पक्का करते हैं वो। मतलब यहाँ पर तो काम ही आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यानी काउंसलिंग ही गलत रास्ते पे कर रहे हैं। वही उल्टी कर रही है। सही। बजाय आपको ठीक करे, वही बात है ना, कि बजाय वो कहे कि बाहर धूप है, नहीं यार रोशनी तो नजर आ रही है, हालांकि रात ही है, तो ये गलत है यहाँ तो पर। अगर कोई बंदा या बंदी ये क्लेम करती है कि कोई लड़का कहता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, और लड़की कहती है कि मैं ठीक है लड़की हूँ लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये पॉसिबल है मेडिकली? नहीं, मेडिकली नहीं, फिर अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। अच्छा। अगर तो आप होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एब्सोल्युटली इज़ इम्परमिसेबल, ठीक, हराम है। और इसके ऊपर इस्लाम में तो आपको पता है कैपिटल पनिशमेंट है सख्त मर्दों के लिए। ठीक है। औरतों के लिए ज़ाहिर आई थिंक सो कि नहीं है कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन उनके लिए भी तहजीरन तादीबन ताज़ीज़ी सज़ा, हाँ, उनके लिए सज़ा भी है। अच्छा, तो इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसकी दलील कुरान के अंदर भी मौजूद है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ऐसा करती थी, तो इसका मतलब होता तो था, यानी पहले भी इस तरह यानी इंक्लिनेशंस होती थी। आज की कोई नई ईजाद नहीं है, या पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता था पहले। लेकिन कुरान ने उसका नतीजा भी बताया, क्या निकला था। सही। नतीजा जो निकला था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मतलब ये है कि ऐसी कोई भी अमल होना
जिसके अंदर मर्द मर्द और औरत की तरफ राग़िब होकर इस किस्म की कोई इंक्लाइंस अपनी तरफ से वो पैदा करे, सेक्सुअल कोई डिज़ायर्स इस किस्म की पैदा करें, दैट इज़ कम्प्लीटली समथिंग अगेन हैज़ टू डू विद साइकोलॉजी। कि आपकी इन्वायरमेंट आपको कभी कभी ऐसी मिल सकती है, आप बच्चे होते हैं, अगेन आई एम सेइंग कि आपको बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर पेरेंट्स को बहुत गहरी निगाह रखनी चाहिए। किससे मिल रहे हैं, उनकी दोस्तियाँ किससे हैं, उनकी दोस्ती के बड़े लोगों, ज़्यादा बड़े बच्चों के साथ तो नहीं है, क्या उनके जो रिश्तेदार बड़े हैं क्या उनके साथ किस किस्म का मामला रखते हैं, उनको किस किस्म की जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं इर्द गिर्द से। ये बहुत सी चीज़ें फैक्टर प्ले करती हैं जिससे बच्चे का जहन बनता है इस किस्म का। लेकिन ये चीज़ ट्रीटेबल है, इट इज़ ट्रीटेबल ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट मेडिसिन तो नहीं, इसका मेडिसिन भी हो सकती है, जाहिर है कि कुछ डिप्रेशन के रिलेशन भी रिलेटेड इशू होते हैं और कुछ इश्यूज जो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड भी होते हैं और कुछ चीज़ें आखिर पे जो आपको ए फियर फैक्टर भी होता है। अगर आपको यहाँ पर जाहिर है कि आपको पता है कि कैपिटल पनिशमेंट इस्लाम में फियर फैक्टर भी इसको दूर कर देता है सारी मसले को। यानी ये सारा मसला डिजायर्स का है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चे को बचपन से। इसके अगेन आई एम सेइंग कि इस नज़र रखें अच्छी तरह से बच्चों के ऊपर, उनकी कंपनी के ऊपर, जिस जगह वो जाते हैं स्कूल के अंदर उनसे पूछें कोई ऐसी बात कभी की हुई हो अनयूजुअल लगी हो आपको। इसी तरह से उनकी सोसाइटी, उनके कज़न्स, उनकी इस किस्म की हर चीज़ों के बारे में नज़र रखी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर सब प्ले करते हैं उसके अंदर। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ स्कॉलर्स ने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि अगर ये किसी शख्स की ऐसी कोई चीज़ ट्रीट नहीं हो पाती है मिसाल के तौर पे, तो इस्लामिक इसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो सब्र से काम ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुनिया में होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी को किसी सेलिब्रिटी से शादी करने का शौक है, एक बात है, या अपने से बहुत हाई स्टेटस से लड़की या लड़के से शादी करने का शौक है, उसको पता है प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, या वो एलीट क्लास की ज़िंदगी गुजारना चाहता है और उसके बाद इतने पैसे नहीं है, तो एट द एंड उन चीज़ों में वो सब्र ही करेगा। वो ये तो नहीं कि वो गलत तरीक़ों से जाके उनको पूरा करना शुरू। कोई शख्स अपनी हर ख्वाहिश तो बुरी नहीं कर सकता, किसी को कुछ ख्वाहिशात गलत भी होती हैं, बहुत सी गलत भी होती हैं, बिल्कुल, और को बहुत सी सही भी होती हैं। बहुत सी फैंटेसीज इंसान की, हर एक की बहुत फैंटेसीज होती हैं। हर इंसान के ज़हन में हज़ारों फैंटेसीज होती हैं, आपकी भी कुछ होंगी यकीनन, हर इंसान की होती हैं। मतलब मेरी भी एक फैंटेसी है, मुझे मार्स पे जाने का शौक होता था कभी। फैंटेसी है ना, पॉसिबल नहीं है अभी, तो इसको फैंटेसी कहेंगे ना। हर इंसान की होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती। सही, तो उस पर इंसान को सब्र करना पड़ता है। इंसान क्या करता है, सब्र करता है। बिल्कुल, अगेन ये जो है, ये बात आपकी साइकोलॉजिकली अगर हो गई है, इंक्लिनेशन पैदा हो गई है, आप इसका हल निकाल सकते हैं। अगेन वो मैं कहूँगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच यू आर योर सेल्फ सिंसियर विद योर सेल्फ। आपकी अपना सिंसियरिटी लेवल क्या है। क्या ऐसा है कि आपको किसी चीज़ के हसूल के लिए तमाम मोरल और एथिक्स को, हर मोरालिटी को बाईपास कर देना चाहिए? तो इस तरह से तो फिर हर जो क्राइम है जो सोसाइटी में हो रहा है वो भी जस्टिफाई हो जाता है। सही, अगर आप होमोसेक्सुअलिटी को जस्टिफाई करेंगे, सोसाइटी का हर एक क्राइम जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी भी वो ख्वाहिश ही होती है जिसको वो पूरा करते हैं। कोई चोर की ख्वाहिश ही होती है मेरे पास माल आ जाए, मर्डर की ख्वाहिश ही होती है कि उसको जो वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा तो उसको मैं फारिग ही कर दूं। वो हर चीज़ जस्टिफाई फिर तो हो जाएगी। अगर आप इस किस्म की अगर कदगन नहीं लगाते तो फिर तो मसला बहुत खराब हो जाएगा। मतलब एक बंदा कह सकता है ना, मैं क्यों गरीबी की जिंदगी गुजारूं, जब सब अमीरी की जिंदगी गुजारूं, कहीं मार लूं, तो आपको वो तो काम नहीं हो सकता ना। ये बात है, ठीक है। और इसमें कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट पेश करते हैं कि जो दूसरे स्पीशीज़ हैं, जानवर हैं, वो उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो इंसानों में ये चीज़ नेचुरल या वो क्यों नहीं हो सकती? हाँ, ठीक, उनके अंदर भी अननेचुरल है। अच्छा, उनकी उसकी वजह है कुछ जिन जानवरों का आपने जिक्र किया है, उनकी बायोलॉजी भी इस तरह से है कि जो फॉर एग्जांपल मंकीज़ हैं जिसमें ऐसा कुछ होना है, मेरे ख्याल ऐसे उनमें होता है। तो उसमें ये होता है कि मंकीज़ के अंदर सिस्टम जो चलता है ना वो ट्राइबल सिस्टम होता है। अच्छा, उनके अंदर जो अल्फ़ा मेल होता है वो एक ही होता है। अच्छा, और सिर्फ अल्फ़ा मेल को ही इख्तियार होता है मीटिंग का। अच्छा, सारी फीमेल्स के साथ वही मीटिंग करता है। सही, लेकिन उस ट्राइब के अंदर दूसरे मेल मंकीज़ भी होते हैं और उन्होंने भी जवान होना होता है और वो भी बड़े होकर उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन उनको मीटिंग का हक नहीं होता। अच्छा, फीमेल्स के साथ, क्योंकि फीमेल्स के साथ सिर्फ अल्फा मेल मीटिंग करता है। इसलिए उनके यहाँ मजबूरी में या इस किस्म की किसी मामलात के अंदर, जाहिर है वो जानवर है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस उस लेवल वो तो नहीं होता, अकल नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। मतलब अगेन देयर सोसाइटी इज लाइक दिस। सही जी, यानी कि और मतलब उनको कोट करना इस मसले में वो नॉनसेंस है। वो नॉन कॉन्शियस, वो कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस नहीं। आप तो कॉन्शियस जानवर तो अपने अंडे भी खा लेते हैं, हाँ, तो फिर आप कोई इंसान वो तो कॉन्शियस ही नहीं है ना। सही, ठीक है। ये आपने सवालात को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया और मैं जो है मैं समझता हूँ कोई इसमें कोई ऐसी अनसेटिस्फैक्ट्री नोट पे जो है कोई एंड नहीं हो रहा। ये अच्छे काफ़ी आपने जवाब दिया और मज़ीद सवालात के जवाब के लिए मैं मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर साहब की दोनों बुक्स पढ़ें जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है। और हम जो है नेक्स्ट सेशन के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।